स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस डाउनलोड द एप्लीकेशन नाउ। नमस्कार दोस्तों, आज सुबह 10 बज चुके हैं और आज इस वीडियो के अंदर मैं नया अपना लीगल जीके का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप सभी लोगों के सामने लेकर आया हूं। तो जितने भी लोग इंटरेस्टेड हैं आप पूरी के पूरे लेक्चर को जरूर देखिएगा। आपके जुडिशरी एग्जाम्स के अंदर और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर एग्जाम्स के अंदर बहुत ही ज्यादा ये यूजफुल रहेगा ये लेक्चर। तो प्लीज इसको पूरा का पूरा फॉलोअप जरूर करिएगा और अपनी कॉपी में नोट्स बनाते रहिएगा। और जिन लोगों को लगता है कि यार नहीं यार मेरे को नोट्स बनाने की इतनी आदत नहीं है, तो उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया एक चीज मैं लेकर आया हूं कि आप लोग अगर मेरा स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस का एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करोगे तो ये जो कंप्लीट पीडीएफ है ना, जो हम आज की सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, इसकी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ वहां देखने को मिल जाएगी। दूसरी बात, जो लोगों के पास आईफोन है उन लोगों को माई इंस्टीट्यूट ऐप अपनी डाउनलोड करनी पड़ेगी। ऐप स्टोर पे जाके अपने आईफोन के अंदर रेड कलर की ऐप होगी, उसके अंदर फिर आपको डाउनलोड करने के बाद ORG कोड मांगा जाएगा। तो ORG कोड होता है ZPOGS। ये कोड लगा दोगे मेरी एप्लीकेशन डाउनलोड हो जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप जो है ये जो पीडीएफ है जो हम आज के सेशन में मोस्ट इंपॉर्टेंट विद केस लॉज डिस्कस करेंगे, उसकी फ्री ऑफ कॉस्ट आप वहां पे देख सकते हो। आज के सेशन को हम शुरू करते हैं, ज्यादा देरी ना करते हुए सारे के सारे लोग अपनी कॉपी पेन लेकर बैठिएगा। तो आज के इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो हमारे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंदर लाया गया था पूरे दुनिया के बाद, फिर हमारे भारत के अंदर क्या इंपैक्ट पड़ा था, भारत ने क्या अपनी सोच लाते हुए प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के बारे में इंपैक्ट करा था, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं टाडा। टाडा कब आया, क्यों आया, कैसे आया, एक्चुअल में प्रिवेंटिव डिटेंशन जो लॉ होते हैं वो दुनिया के अंदर आए क्यों, क्या सोच से आए थे, इसके पर हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात, 1941 एक इकलौता एक हमारा साल है। वर्ल्ड वॉर हो जाने के बाद 1941 के अंदर ना इंग्लैंड एक देश था, इनके द्वारा एक प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट पास करा गया जिसमें प्रिवेंटिव अरेस्ट पावर्स जो है दे दी गई थी। एग्जीक्यूटिव को प्रिवेंटिव अरेस्ट पावर्स दे दी गई थी कि भाई जिसको मन करा उठा लो, उसने कोई अपराध नहीं करा, उठा लो। तो ऐसे केस में ये जो कानून पास करा गया ना, फिर इस कानून को जो है चैलेंज करा गया था अपना कोर्ट के अंदर। अब ये चैलेंज इसलिए करा गया था, लोगों का कहना था कि भाई ये जो कानून पास करा गया है ना, इंग्लैंड ने प्रिवेंटिव अरेस्ट पावर्स एस्टैब्लिश करी है, डिक्लेयर करी है, भाई ये तो बहुत बड़ी इलीगल बात है, ये तो इलीगल है, इससे पर्सनल राइट्स जो होते हैं जनता के वो इफेक्ट हो रहे हैं। तो इस वजह से इस कानून को स्ट्रक डाउन कर दो, इस कानून को वॉइड कर दो, इस कानून को खत्म कर दिया जाए। अब यहां पे जो हाउस ऑफ लॉर्ड हुआ करते थे भाई, उस टाइम पे बड़ा कोर्ट था, तो हाउस ऑफ लॉर्ड ने कहा नहीं 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 नहीं, जो कानून जो सरकार ने पास करा है ना, इंग्लैंड सरकार ने पास करा है प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, ये बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसको हम अपहेल्ड करते हैं। अपहेल्ड का मतलब कहा जाता है कि हाँ एग्री करना। कोर्ट ने भी एग्री करा कि हाँ ये बढ़िया कानून है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी तरह का यहाँ पे इलीगैलिटी नहीं प्रूव हुई है, कोई भी तरह का यहाँ पे पर्सन के राइट को वॉयलेट हो रहे हैं, ऐसी कोई भी बात प्रूव नहीं हुई है, ऐसा हाउस ऑफ लॉर्ड ने ये माना। और फिर ये कौन से केस में बात हुई थी, केस है लिवरेज वर्सेस एडरसन 1941 के अंदर ये बात खत्म हो गई थी। अब इस केस के अंदर ना बहुत सारे जज थे, मेजॉरिटी ऑफ द जज ने बोला कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, पास कर दो, और ये हो गया था। फिर इसके अंदर एक जज थे, उनका नाम था लॉर्ड एटकिन। लॉर्ड एटकिन ने डिसेंटिंग व्यू दिया था। डिसेंटिंग व्यू का मतलब आपको पता रहना चाहिए, डिसेंटिंग व्यू का मतलब होता है अपोज कर रहा था कि यहां पे लॉर्ड एटकिन जो जज थे ना, उनके कहना था नहीं 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 ये कानून बहुत बुरा है, ये कानून इलीगल है, ये कानून जो है पर्सन की जो राइट्स होते हैं उसको अफेक्ट करेगा, ये ऐसा कानून है। तो इन्होंने लॉर्ड एटकिन ने इसको डिसएग्री करा था, डिसेंटिंग व्यू दिया था कि नहीं 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 यार ये जो है नहीं पास होना चाहिए। अब इन्होंने एक और वर्ड बोला था कि जो अप्रोच है ना कोर्ट की, जो पर्टिकुलर इस केस में जज साहब बैठे थे, मेजॉरिटी ऑफ जजेस ने बोला था कि चलो पास कर दो, लॉर्ड बोलते थे, लॉर्ड ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड जो था ना, तो उस केस में इन्होंने बोला कि जो कोर्ट है भाई, ये कोर्ट तो एग्जीक्यूटिव का इतना ज्यादा सगा प्रिय हो रहा है कि इतना तो खुद एग्जीक्यूटिव अपने लिए प्रिय नहीं हुआ, इतना सगा समझौता तो अपना एग्जीक्यूटिव अपने लिए नहीं हुआ, और कोर्ट तो इतना सगा समिति अपना साथ निभा रहा है, और कोर्ट ने कानून सरकार के द्वारा ऐसा कानून पास करा गया, कोर्ट उसको अच्छा मान रहा है, कोर्ट उसको अपहेल्ड कर रहा है, ये तो बहुत गलत बात है। लॉर्ड एटकिन ने अपना ये व्यू दर्शाते हुए ये स्टेटमेंट बोली गई थी। अब इसके बाद फिर 1944 आया। 1944 ने क्या करा, अमेरिका के अंदर बात हुई, यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा एक कानून पास करा गया कि भाई जितने भी जापानीज अमेरिकन है ना, उनको पकड़ के इंटरवीन कैंप्स के अंदर बंद कर दो। सारे के सारे जापानीज अमेरिकन जितने भी है ना, उनको पकड़ो, इंटरवीन कैंप्स में उनको बंद कर दो। अब आपको पता होगा जापानीज अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन कौन होते हैं भाई, वो पैदा हुए हैं अपने देश के अंदर, अपना वो जापान में हुए, इंडिया में हुए, लेकिन फिर वो बाद में इन्होंने अपना घर बसा लिया, अमेरिका में आके अपना सिटीजनशिप ले ली, काम धंधा अपना चालू कर लिया, वगैरह वगैरह। तो उन लोगों को बोला जाता है जापानीज अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन। इतनी सी बात आपको क्लियर हो गई कि भाई वो रह रहे हैं, सिटीजन है वहीं कहीं कहां के, अमेरिका के, सिंपल सी बात है। लेकिन ये इसलिए कानून पास करा गया था यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा क्योंकि यहां पे ना पहले अमेरिका और जापान के ना अपने रिश्तों में खटास थी, उनके रिश्ते बहुत बिगड़े हुए थे। इस वजह से अपना कसर निकालने के लिए, अपना बदला निकालने के लिए यूएस ने यह कानून पास करा था। ठीक है, अब यह कानून भी चैलेंज हुआ था। कौन सा केस है?
कोरीमात्सु वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स। अभी कोरीमात्सु जापानीज बंदा था भाई, इसने चैलेंज करा था कि यार ये क्या पागलपंती है, सरकार ऐसा हमारे को डिटेन क्यों करी है, ना तो हमने कोई अपराध करा, ना हमने कोई ऐसा ऑफेंस करा कि जिसमें हमारे को अरेस्ट करा जाए, हमने तो कुछ करा ही नहीं, हमारे को आया उठाया और प्रिवेंटिव कैंप्स के अंदर हमें बंद कर दिया, जो कि गलत बात है। लेकिन वहां के जो यूएस की सुप्रीम कोर्ट थी ना, उन्होंने अपहेल्ड कर दिया। यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने बोला नहीं 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 नहीं, कुछ गलत नहीं है, जो सरकार ने अमेरिका सरकार ने, यूएस सरकार ने जो कानून पास करा है वो बिल्कुल बढ़िया कानून है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई वॉयलेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो यूएस की सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बढ़िया कानून है। मेजॉरिटी ऑफ जजेस में जो ये कोरीमात्सु वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स के केस में बैठे थे, उन्होंने बोला बढ़िया कानून है, प्रिवेंटिव डिटेंशन ये लॉ जो पास करा गया बढ़िया कानून है। अब वही बात आ गई, जैसे हमने इंग्लैंड के अंदर देखा था, एक लॉर्ड अटकिन जज थे, और यहां पे हमारे यूएस के अंदर एक जज थे जिन्होंने अपना डिसेंटिंग व्यू दिया। इन जज साहब का नाम था जस्टिस रॉबर्ट के जैक्सन। इन्होंने वही बोला कि भाई ये तो बहुत गलत बात है यार, ये जो कानून पास करा गया है यूएस सरकार के द्वारा बहुत गलत कानून है। तो उन्होंने डिसेंटिंग व्यू दिया। डिसेंटिंग व्यू का मतलब अपोजिंग व्यू दिया। इन्होंने एक स्टेटमेंट बोली थी, भाई अब जो कोर्ट है ना, उन्होंने तो बहुत ही गलत मेजॉरिटी के तौर पे अपना ये जजमेंट पास करा है, अपहेल्ड करा है। ऐसे तो ये कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट यूएस की, इन्होंने वैलिडेट कर दिया है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अलाउड है हमारे अमेरिका के अंदर, कि आप रंग जात वगैरह वगैरह को लेकर यहां पे तो सुप्रीम कोर्ट ने, यूएस सुप्रीम कोर्ट ने तो बिल्कुल कानून पास कर दिया, एक तरीके से वैलिडेट कर दिया कि जितना मर्जी रेशियल डिस्क्रिमिनेशन करना है करो, बहुत बढ़िया बात है, करो। तो ये यही दर्शाता है कि आप दूसरे देश के हो, तुम्हारे को पकड़ के हम जेल में डाल देंगे, तुम दूसरे रंग के हो, तुम्हारे को पकड़ के हम जेल में डाल देंगे। जैसे कि जो आप लोगों ने देखा होगा कि यूएस के अंदर इतना ज्यादा प्रोटेस्ट भी हुआ था ब्लैक पीपल्स के द्वारा, तो ये भी आप इसी के कंटेक्स्ट के अंदर समझिएगा। तो अब इसके अंदर फिर आया हमारे भारत की बात, अब इंडिया की बात समझते हैं। ये तो हमने बैकग्राउंड व्यू दुनिया का समझ लिया, अब इंडिया के अंदर बात आ जाओ। इंडिया के अंदर क्या हुआ था? इंडिया के अंदर क्या हुआ आपको पता था, अभी हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 13 जजेस बेंच के द्वारा जो जजमेंट पास करा गया था 800 पन्नों का, ठीक है। तो 24 अप्रैल 1973 को ये जजमेंट पास हुआ था। इफ आई एम नॉट रॉन्ग प्लीज करेक्ट मी इन द कमेंट बॉक्स कि सर आपने 24 अप्रैल नहीं 25 अप्रैल को हुआ था, 23 तो आप करेक्ट करते। वैसे तो मैं 99.9% श्योर हूं, ठीक है। तो इन्होंने केशवानंद भारती के इसमें जो है ना 13 जजेस थे, तो उसमें रेशो क्या थी मेजोरिटी की? 7:6 रेशो थी। 7 जजेस ने बोला तो बढ़िया बात है, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी प्रिंसिपल है ना बहुत बढ़िया है, ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी इन्होंने एस्टैब्लिश करी थी केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला 1973 सुप्रीम कोर्ट के केस में। इतनी सी बात थी। फिर क्या हुआ था, ये पास हो जाने के बाद यहां पे इंदिरा गांधी जो सरकार थी, इनकी अपनी ईगो हर्ट हुई थी, फिर उन्होंने नए 24th अपनी अमेंडमेंट लेकर आए थे, वो हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था। बट अभी मुद्दे वाली बात समझिएगा। इसमें क्या हुआ था फिर जब ये केस आया, इसके बाद इंदिरा गांधी का इलेक्शन जो था ना वो चैलेंज करा गया था। कहां पर? इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंदर, कि जो इंदिरा गांधी का जो प्राइम मिनिस्टर साहिबा है, तो इनका जो इलेक्शन हुआ था उसको गलत डिक्लेयर, इसको वॉइड डिक्लेयर करना चाहिए, क्योंकि इंदिरा गांधी इलेक्शन जो है वो गलत था, बिल्कुल गलत था, ऐसा कोर्ट में चैलेंज करा गया था। इसमें राज नारायण आई गेस वो पर्सन थे जिन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में इंदिरा गांधी इलेक्शन को चैलेंज करा था, ठीक है। इतनी सी बात आ गई। अब जैसे ही इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अप्रूव कर दिया, इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर कर दिया, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि हां जी भाई हम मानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का जो इलेक्शन हुआ था ना वो गलत हुआ था और इसको हम वॉइड डिक्लेयर करते हैं। वॉइड डिक्लेयर हो गया। अब इसके बाद जैसे ही वॉइड डिक्लेयर हुआ ना, इंदिरा गांधी ने क्या डिक्लेयर कर दिया? इमरजेंसी। 1975 के अंदर इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी पूरे के पूरे देश भर में, कि जिसके जितने भी कोई भी फंडामेंटल राइट है ना, जो हमारा भारत का संविधान पार्ट नंबर 3 में फंडामेंटल राइट्स, हर एक मौलिक अधिकार हर एक भारत के नागरिक को दिया जाता है, हर एक नागरिक को दिया जाता है, वो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स छीन लिए गए। कि ना तो आपके पास घूमने का अधिकार है, जीने का अधिकार, मतलब अपने मन से रहने का अधिकार है, ब्रेड लेने का अधिकार नहीं, कुछ भी नहीं है। न्यूज, फोन, इंटरनेट ये तो भूल जाओ। एक बेसिक नेसेसिटी, दूध, पानी, चावल, चीनी, कुछ भी लेने का आपके पास अधिकार नहीं है। सीधी सी बात है। पूरी जगह पे आर्मी बिछा दी थी कि आप अपने मन मर्जी से दूध लेने में नहीं जा सकते, कुछ भी, मतलब कुछ भी नहीं कर सकते। पढ़ाई लिखाई तो छोड़ो, स्कूल तो छोड़ो, कॉलेज तो छोड़ो, कुछ भी नहीं था, याद रखिएगा। तो इमरजेंसी में यहां पे ये डिक्लेयर कर दिया गया था कि अब जो है भाई सुप्रीम इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो भी पास करा जाएगा रूल वही माना जाएगा, सीधी सी बात है। अब जैसे इमरजेंसी डिक्लेयर हुई तो इंदिरा गांधी ने एक अपना कानून पास करा, मतलब एक अमेंडमेंट लेकर आई थी कि जो इलेक्शंस होते हैं ना हमारे प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, वो किसी भी कोर्ट के अंदर चैलेंज किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी भी ग्राउंड के अंदर अंतर्गत लाते हुए चैलेंज नहीं करा जाएगा। जो इलेक्शन इंदिरा प्राइम मिनिस्टर का हो गया वो हो गया, जो इलेक्शन प्रेसिडेंट का हो गया वो हो गया, जो इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट का हो गया वो हो गया, खत्म है, फाइनल है। कोई भी व्यक्ति के पास कोई भी अधिकार नहीं है, कोई भी ग्राउंड नहीं है कि वो किसी भी कोर्ट में जाके हमारे प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन को चैलेंज कर सके। ये कानून लेके आए। फिर जो है ये जो कानून आया अमेंडमेंट, क्योंकि मैं कानून क्यों बोल रहा हूं, मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि हमारा एक केस आया था
उसके केशवानंद भारती से पहले, ठीक है, मेरे अभी माइंड में नहीं आ रहा, उस केस में क्या बोला गया था कि जो आर्टिकल नंबर हमारा 13 क्लॉज 2 है, वहां पे जो लॉ वर्ड यूज करा हुआ है, तो उस लॉ के अंदर वो मेरे को केस याद आ गया, आईसी गोलकनाथ वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस के अंदर यहाँ पे 11 जजेस की बेंच बैठी थी। तो आईसी गोलकनाथ के अंदर बोला गया था ना कि जो लॉ वर्ड यूज करा हुआ है आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 2 के अंदर, इस लॉ के अंदर ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव लॉस तो आएंगे ही आएंगे, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स होती है उसको भी हम लॉ मानेंगे। तो जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो ऐसा कानून पास नहीं कर सकती है, ऐसी अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं ला सकती है जो भारत का बेसिक स्ट्रक्चर को हिला सके। सीधी बात है, जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करेगा तो वो अमेंडमेंट, वो लॉ नल एंड वाइड डिक्लेयर हो जाएगा एज पर आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 2, दैट्स इट। फिर इसके बाद हो गया था, फिर इसमें 42nd अमेंडमेंट भी, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाई गई थी आर्टिकल 1976 के अंदर, ठीक है, उसके अंदर मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में ये चीज सिखाई हुई है। अब जैसे ये इंदिरा गांधी जो ये अमेंडमेंट लेकर आई थी कि भाई कोई भी इलेक्शन को चैलेंज नहीं करोगे, इस अमेंडमेंट को जो चैलेंज करा गया था अपना इंदिरा गांधी वर्सेज राज नारायण के केस के अंदर। फोर्स है जो अमेंडमेंट जो अभी हमने पढ़ी है ना, इलेक्शन जो है प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, किसी भी कोर्ट के अंदर किसी भी ग्राउंड को लेकर चैलेंज नहीं करोगे, तो ये इंदिरा गांधी वर्सेस नारायण के केस में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने जो केशवानंद भारती के फंडामेंटल्स थे ना, केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला बेसिक स्ट्रक्चर थ्योरी को पालन करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। क्यों करा? कि जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है ना भाई, हर एक भारत के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो है भारत का एक क्या है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट आता है, और जुडिशियल रिव्यू जो है वो भी हमारा एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट होता है। तो कोई भी सरकार ऐसा अमेंडमेंट, ऐसा कानून पास नहीं कर सकती है जो बेसिक स्ट्रक्चर को हिलाता है। तो जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, जुडिशियल रिव्यू बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो प्राइम मिनिस्टर जो आपने कानून पास करा है वो बिल्कुल गलत है, हम उसको सुप्रीम कोर्ट होने के नाते नल एंड वॉइड डिक्लेयर करते हैं, काम खत्म हो गया। तो आप लोग ये समझ पा रहे हो सुप्रीम कोर्ट इज द सुप्रीम, सुप्रीम कोर्ट के पास कितनी ज्यादा पावर है कि सुप्रीम कोर्ट का आप जो मर्जी कानून पास कर दो, सुप्रीम कोर्ट को बस एक पन्ना पेन पे लिखना है कि ये कानून नल एंड वॉइड है, खत्म बात। किसी के पास कोई शक्ति नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट के पर्टिकुलर ऑर्डर को जो है पलट दिया जाए, ठीक है। हालांकि अभी हो रहा है ऐसा, ऑर्डिनेंस लेकर आ जाते हैं, ठीक है, वो एक अलग बात है, उसके बारे में हमारा वो कंटेक्स्ट का भी कोई एरिया नहीं है, ठीक है। हम मुद्दे पे आते हैं। फिर इसके अंदर वही एक नोट की बात आ जाती है, जब इमरजेंसी लागू करी गई थी 1975 के अंदर, ये एक मैंने एक्स्ट्रा आपको पॉइंट बता रहा हूं ना, ये याद रखने वाले पॉइंट्स होते हैं, नोट जो मैंने बात होते हैं वो याद रखने वाले पॉइंट्स हैं। एग्जामिनर जो है इन्हीं पॉइंट्स पे आपको पिक करके परेशान करता है, ठीक है। तो जब इमरजेंसी लागू हुई थी 1975 के अंदर बाय द इंदिरा गांधी, अब इससे पहले इमरजेंसी हम बार बार बोले जा रहे हैं, तो इमरजेंसी हमारा कौन से प्रोविजन में कवर्ड होता है कॉन्स्टिट्यूशन में, बताओ जरा, आपके पास कमेंट बॉक्स है, बताओ अभी के अभी। तो ये हमारा होता है पार्ट 18 और आर्टिकल नंबर 352 से लेके 360 में, 352 में नेशनल इमरजेंसी है, 356 में अपनी वो है स्टेट इमरजेंसी, 360 में फाइनेंशियल इमरजेंसी है, ठीक है जी, दिमाग में क्लियर रखना है। तो इमरजेंसी जब ये डिक्लेयर करी गई थी तो ये बोल दिया गया था इंदिरा गांधी के द्वारा कि भैया भारत के जितने भी फंडामेंटल राइट्स है इसको सस्पेंड कर दो। तो सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड कर दो, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट भाई आपका राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, दूध, ब्रेड, चाय, चीनी, दाल, रोटी, ठीक है, ये तो खाने का अधिकार है भाई, मौलिक अधिकार है एक छोटा सा, ये भी सस्पेंड कर दिया गया कि अब आपको रोटी मिल रही है तो खाओ, नहीं मिल रही तो भाड़ में जाओ, सीधी सी बात है, क्योंकि आर्टिकल में 21 भी आपका सस्पेंड कर दिया गया था। फिर ये जो पर्टिकुलर अपना ये वाला जो पॉइंट था ना, ये वाला भी पॉइंट जो है चैलेंज करा गया था अपना एडीएम जबलपुर वर्सेस श्रीकांत शुक्ला 1976 सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। अब इस केस के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई जो सरकार के द्वारा इमरजेंसी के दौरान ये बात क्लियर करी गई है कि सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे, एक बार जब इमरजेंसी पूरे देश में लागू हो जाएगी सारे के सारे फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाएंगे, ये बात बिल्कुल बढ़िया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपहेल्ड करा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, इस अमेंडमेंट को हम वैलिडेट मानते हैं, वैलिड मानते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब आप बताओ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एडीएम जबलपुर वर्सेस श्रीकांत शुक्ला 1976 सुप्रीम कोर्ट में जो ये बात बोली गई थी, अप्रूव करा गया था, अपहेल्ड करी गई थी, ये फंडामेंटल राइट्स वाली बात को आप कितना एग्री करते हो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। उस टाइम पे सोचो जो लोग होंगे बेचारे इमरजेंसी के दौरान भाई दूध, चाय, पानी, मतलब कुछ भी नहीं ले सकते थे भाई, कुछ भी नहीं ले सकते थे, पढ़ाई लिखाई तो बहुत दूर की बात है, पूरे देश के अंदर जो भी कुछ भी था सब कुछ रोक दिया गया था। अब आप लोग सोचो उस टाइम पे ऐसी हालत अगर होती तो क्या हाल होता। अभी हम जो पढ़ पा रहे हैं, अपना लीगल जी के देख पा रहे हैं, वीडियोस अपलोड कर पा रहे हैं, आप लोग पढ़ाई लिखाई कर पा रहे हो अपने घर पे बैठे हुए आराम से, कोई किसी की रोक टोक नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं था ऐसा, याद रखिएगा। इट इज वेरी वेरी टफ सिचुएशन, ठीक है। हम आगे चलते हैं। अब इसके बाद भाई नोट, अब इस पर्टिकुलर केस में जजेस थे बहुत सारे, ठीक है। अब कितने थे कितने नहीं थे वो हमारा एग्जाम में नहीं आता, जो जिसमें आता है मैं उसको बताता हूं। अब नोट केस के अंदर एक जस्टिस साहब थे HR कुमू,
HR कुमु, इन्होंने क्या करा, स्ट्रॉन्ग डिसेंटिंग व्यू कहा कि भाई ये सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत ही बेकार जजमेंट पास करा है, सुप्रीम कोर्ट ने तो बहुत गलत करा है, ये पर्टिकुलर अमेंडमेंट को वैलिडेट करके, इस पर्टिकुलर अमेंडमेंट को अपहेल्ड करके तो बहुत गलत करा है, बहुत बुरा करा है, ऐसा तो सुप्रीम कोर्ट को करना नहीं चाहिए था। तो ये स्ट्रॉन्ग डिसेंटिंग व्यू, यहाँ पे अपोजिंग व्यू जस्टिस HR कुमु के द्वारा पास करा गया, मतलब अपना दर्शाया गया। अब ऐसे केस में अब तुम भाई किसी सरकार के खिलाफ गलत बोल रहे हो तो सरकार भी तो अपना बदला लेगी। क्या हुआ था कि जो ये जस्टिस साहब थे ना HR कुमु, 1977 के अंदर ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले थे, इनकी लिस्ट में नाम था कि भाई अब यही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनेंगे, ठीक है। बट सरकार के खिलाफ बोला भाई इन्होंने, तो इन्होंने, सरकार ने क्या करा, सुपरसीड कर दिया किसके साथ, जस्टिस MH बेग को जो है 1977 के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। बल्कि वो कौन बनने वाले थे, HR कुमु, जस्टिस HR कुमु जो है CJI बनने वाले थे, लेकिन जस्टिस MH बेग को सुपरसीड करके अपना वो बना दिया गया, क्या, CJI 1977 के अंदर। चलो जी, फिर धीरे टाइम बीतता गया, फिर आता है अक्टूबर 1984 में, आपको पता होना चाहिए 31 अक्टूबर 1984 की डेट थी, मैं आपको बता रहा हूं, इसे लिखने की जरूरत नहीं है 31। तो इंदिरा गांधी को जो है एसेसिनेटेड करा गया, किसके द्वारा, उन्हीं के ही बॉडीगार्ड के द्वारा, एसेसिनेट मतलब जान से मार दिया गया, बॉडीगार्ड ने उन्हीं के बॉडीगार्ड ने इंदिरा गांधी को जान से मार दिया गया। क्लियर बात है, एसेसिनेट कर दिया गया। एसेसिनेट वर्ड हम इसलिए यूज करते हैं, आपने अगर आर्टिकल कह रहा हूं, सेक्शन नंबर 302 पढ़ा होगा ना, 302 ऑफ IPC के अंदर ना डेथ पेनल्टी भी दी जाती है, ठीक है, डेथ पेनल्टी भी दी जाती है। एक केस आया था अभी जस्ट मेरे दिमाग से स्किप हो गया, स्टेट ऑफ पंजाब का केस है, ठीक है। तो उस केस में बोला गया था, एक ना रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस के अंदर जो कोर्ट है वो डेथ पेनल्टी दे सकता है। डेथ पेनल्टी के अंदर एक एसेसिनेटेड टर्म भी वर्ड यूज करा गया था कि एसेसिनेट अगर आप करते हो तो आपको कोई उम्र कैद नहीं होगी, आपको सीधा फांसी पे चढ़ाया जाएगा, आपको सीधा डेथ पेनल्टी ग्रांट करी जाएगी कोर्ट के द्वारा, सीधी सी बात है, ठीक है जी। चलो जी, अब ऐसे केस में यहां पे पीपल ने फिर जैसे इंदिरा गांधी को एसेसिनेट करा गया 1984 अक्टूबर के अंदर बॉडीगार्ड के द्वारा, तो उन्होंने, लोगों ने डिमांड करा कि भाई स्पेशल टेरर लॉ जो है भाई हमारे देश में लागू होना चाहिए। तो बहुत गलत बात है, ऐसे तो कोई भी किसी को भी जान से मार रहा है वगैरह वगैरह। तो ऐसे केस के अंदर लोगों ने ये भी एक, और वहां पे एक व्यू बना कि जो टेररिस्ट है ना वो गोरिल्ला अटैक अप्रोच अपना रहे हैं। ये गोरिल्ला अटैक अप्रोच का मतलब होता है कि भाई छुप के मार देना, जैसी मौका मिले छुप जाओ पहले तो है, फिर जैसे मौका मिलेगा मार दो। तो छुपके वार करने वालों, जो टेररिस्ट लोग हुआ करते थे, वो छुपके वार करने की अपनी अप्रोच बना रहे थे, इसको बोलते हैं गोरिल्ला अटैक अप्रोच, ठीक है। फिर गवर्नमेंट ने फिर उसके बाद गवर्नमेंट आई, फिर गवर्नमेंट ने एक टाडा कानून पास करा गया। टाडा का मतलब क्या होता है, टेररिस्ट एंड डिस्ट्रप्टिव एक्टिविटीज एक्ट 1985। तो 1985 के अंदर टाडा लॉ पास करा गया, और जब यह पास करा गया था तो पूरे भारत के अंदर लागू नहीं करा गया था, याद रखिएगा। इनिशियली 2 साल तक के लिए केवल पंजाब और पंजाब के जो आसपास की स्टेट्स थी ना, उन पर यह टाडा कानून लागू कर दिया गया था कि भाई अगर कोई भी व्यक्ति जरा सा भी अपना टेररिस्ट एक्टिविटी में दिखाई भी देता है, इन्वॉल्व भी हो, तो उसको उठा लो, आंखें बंद करके उठा लो। और आपका मन कर रहा है कि हाँ आपको शक है कि ये बंदा जो है टेररिस्ट एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, उठा लो, भले वो ना हो उठा लो बस। तो एक तरह से ये प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के तौर पे ट्रीट करते हुए पास करा गया टाडा कानून। फिर 2-2 साल के मल्टीपल्स में इस कानून को पास करा गया था कि 2 साल के बाद फिर 2 साल लागू कर दिया, फिर 2 साल लागू कर दिया, फिर 2 साल लागू कर दिया। ऐसे करते करते 1990 आया। 1990 में ये टाडा जो है ना, ये एप्लीकेबल कर दिया पूरे के पूरे, मतलब पूरे के पूरे नहीं, लगभग 23 स्टेट्स में एंड 2 यूनियन टेरिटरीज के अंदर टाडा कानून लागू कर दिया गया। और जो अपनी सिक्योर स्टेट्स भी थी ना, जहां पे कोई दंगे फसाद थे भी नहीं, जहां पे कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज थी भी नहीं, वहां पे भी टाडा लॉ एप्लीकेबल कर दिया। इन शॉर्ट, यहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पूरी पावर कर दी, जिस व्यक्ति को उठाना है उठा सकते हो, जिस व्यक्ति को मन कर रहा है उठा लो और इसको जेल में बंद कर दो, बात खत्म हो जाती है। तो ये हमारा, और यहां पे जो है ना एग्जीक्यूटिव ने अपना एक टूल, हथियार बना लिया था प्रिवेंटिव डिटेन करने का, कि अगर तुम्हारे को अपनी दुश्मनी निकालनी है किसी भी व्यक्ति से, टाडा लगा दो, अंदर कर दो, टाडा लगा के इसको जेल में बंद कर दो। अब भाई कोर्ट देखता रहेगा कि भाई ना, और टाडा के अंदर आपको पता होना चाहिए, सीआरपीसी पढ़ोगे, प्रोसीडिंग्स भी भाई बहुत बहुत वो है डेंजरस, ठीक है, बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से होती है। कोर्ट सुनता भी नहीं है अक्यूज की कि तुम इनोसेंट हो या नहीं हो, सीधा बंद करके रखता है आपको सालों साल, याद रखिएगा, ठीक है जी। फिर इसके बाद ये हुआ, फिर जब टाडा पास हुआ था हमारा, टाडा पास हो जाने के बाद ना इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम्स थी। वो प्रॉब्लम्स जो है क्या थी, जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा लॉ एंड ऑर्डर का जो सब्जेक्ट होता है वो हमारा स्टेट सब्जेक्ट होता है, ठीक है जी। लेकिन अगर नेशनल इंटरेस्ट की कहीं बात आती है तो वो हमारा सेंट्रल लिस्ट के अंदर आ जाता है, यूनियन लिस्ट में, मतलब सेंट्रल यूनियन की बात है, यूनियन लिस्ट में आ जाता है। तब ये कंफ्यूजन थी कि भाई जो ये टाडा है ये अपना स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है या अपना ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है, ठीक है। अब आगे की जो कहानी बचेगी कि जो भी टाडा के अंदर और भी प्रॉब्लम्स थी, वो हम अपने नेक्स्ट सेशन के अंदर कवरेज करेंगे, ताकि आपको जो है जितनी कहानी बताई गई है उतनी आप रिवाइज आसानी से कर सको। अगर मैं पूरी चीज बताने लगूंगा तो आधे के ज्यादा लोगों को थोड़ा सा
डाइजेस्ट करने में मुश्किल होगी। तो आगे की कहानी हम नेक्स्ट सेशन के अंदर अपना कवरेज करेंगे। आज के सेशन के अंदर जितनी भी बात बताई है आपको पसंद आई है या नहीं आई है, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा, वीडियो को लाइक जरूर करेगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेगा। भाई मेरे को उन लोगों से मतलब है जो अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, आप मेरी एप्लीकेशन पे आओ, डाउनलोड करो, और जो ये पर्टिकुलर पीडीएफ है पूरे यूट्यूब पे, पूरे गूगल पे इतने सीधे शब्दों में मैं आपको शर्त लेने को रेडी हूं। ये देखो मैं लिख के भी बता रहा हूं कि कोई भी आपको ये पर्टिकुलर पीडीएफ प्रोवाइड नहीं कराएगा, इतने सीधे शब्दों में नहीं बताएगा। एग्जाम्स के अंदर आपकी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, याद रखना, इतने सीधे शब्दों में मैं बता रहा हूं, अपना फैमिलियर होके कोई नहीं बताएगा, मैं आपको शर्त लेने को रेडी हूं। ठीक है, तो आप लोग अपना फॉलोअप करिए और जैसा ठीक लगे आपको कर सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत परेशानी आए आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं, एंड एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस के नाम से। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।